अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सोचते होंगे ना कि नरेंद्र मोदी की तरह कोई दूसरा है इस कायनात में कि नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि मोदी की तरह नेतन्याहू भी गैर रवायती और ख़तरनाक सियासतदान है। जिस तरह इंतहा पसंदों को मोदी की शक्ल में अपना निजात दहिंदा नज़र आता है, इसी तरह यहूदी इंतहा पसंदों की नज़र में नेतन्याहू एक अनमोल हीरा है। जहाँ नेतन्याहू के मनसूबों को दुनिया भर के ममालिक नफरत की निगाह से देख रहे हैं, वहीं इंतहा पसंद हिंदुओं के लिए कश्मीरी अवाम के साथ जुल्म और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट बना हुआ है। इसराइल नेतन्याहू की सरबराही में फ़लस्तीनी मुसलमानों के हकूक़ सलब कर रहा है, तो हिंदुस्तान मोदी की सरबराही में कश्मीर में जुल्म की नई दास्तान रकम कर रहा है। दोनों खिते समाजी जोग्राफिकल लिहाज से बहुत दूर हैं, लेकिन तारीखी लिहाज से बहुत मुशाबियत रखते हैं। दोनों 1947 और 48 में आज़ाद हुए और इसकी वजह से कई जंगें लड़ी जा चुकी हैं और कई और मुतवक्के हैं। दोनों न सिर्फ मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफ दें हैं, बल्कि आलमी अमन के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान में खून खराबा हो या भारत पाकिस्तान की लड़ाई, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की में कशीदगी हो या लिबनान, शाम और लिबिया की खाना जंगी, हर एक के ताने बाने कश्मीर और फ़लस्तीन से जाकर मिलते हैं। और बदकिस्मती से दुनिया की आलमी ताकतों ने इस हवाले से बिल्कुल बेहिसी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फ़लस्तीन का मसला हो तो अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, जिसके दिफा के लिए इसने पूरे मशरक़ वस्ता को आग में धकेल दिया। कश्मीर का मसला हो तो फिर भी अमेरिका भारत की पुश पर खड़ा नज़र आता है। इसे खुशकिस्मती कहें या कुछ और दुनिया के उफ़क़ पे उभरती दूसरी आलमी ताकत चाइना, जिसने अमेरिका को हर मैदान में अब चैलेंज करना शुरू कर दिया, इसने हमेशा मसले कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की आवाज़ उठाई है। जबकि सऊदी अरब और दीगर मशरक़ वस्ता के ममालिक में सिर्फ ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने इसराइल के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अब हालात इसे भी घेर कर चाइना की तरफ ले जा चुके हैं। चाइना भारत की लद्दाख में किस तरह धुलाई कर रहा है, उसे खिते में तनहा कर रहा है, ये तो मैं आपको कई वीडियो से बता चुका हूँ। लेकिन ईरान चाइना इत्तेहाद किसी तरह इसराइल और अमेरिका के लिए वबाल जान बन गया, वो मैं आज आपको बताऊँगा। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल, मैं हूँ मुबशर लुकमान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। इस वक्त पूरी दुनिया दो ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। लोग पूछ रहे हैं क्या अमेरिका और चाइना की कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, जबकि हकीकत यह है कि इस वक्त वेस्ट एशिया, साउथ चाइना सी में खामोश आलमी जंग जारी है। जबकि चाइना, अमेरिका और यूरोप में इस आलमी जंग को मुआशी और टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर लड़ रहा है और हर रोज़ अमेरिका से चीखों की आवाज़ आती है। कभी टेक्नोलॉजी की चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है तो कभी तजारती पाबंदियाँ। अफ्रीका में चाइना ये जंग जीत चुका है, जबकि मशरक़ वस्ता और मगरबी एशिया में इसने ईरान को अपने साथ मिलाकर अमेरिका के खिलाफ नया महाज खोल दिया, जिससे खिते में इसके इत्तेहादियों के लिए शदीद खतरात पैदा हो गए। रूस पहले ही शाम और लिबिया समेत दीगर महाजों पर मशरक़ वस्ता में उलझा हुआ है, जबकि चाइना के ईरान के साथ मुआहदे ने अमेरिका और इसराइल को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। जहाँ ये डूबते हुए ईरान को एक बहुत बड़ा सहारा है, तो दूसरी तरफ चाइना सिर्फ ईरान से मुआहदा करने की वजह से इस खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ाने में कामयाब हो सकता है। इसराइल, सऊदी अरेबिया और अमेरिका कई दहाइयों से ईरान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अकेले ईरान ने हर मुल्क की नाक में दम किया हुआ है। पहले ये सऊदी अरब, इसराइल और अमेरिका बामुकाबला ईरान था, अब सऊदी अरब, इसराइल, अमेरिका बामुकाबला ईरान, चाइना बन चुका है, जिसकी वजह से मशरक़ वस्ता एक फिर बड़े तनाज़े का शिकार होने जा रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता कि चाइना तकरीबन $9 ट्रिलियन यानी दर हकीकत पूरी मईशत को ईरान में धकेल देगा और आइंदा 25 सालों के लिए ईरान चाइना का रोड मैप एक फ़ौजी पहलू रखता है और फ़ौजी पहलू वहाँ पे मौजूद दीगर ताकतों के लिए परेशान कुन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। ईरान को बाइख्तियार बनाने से चाइना मशरक़ वस्ता में अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कम अज़ कम ईरान के स्ट्रेटेजिक असासे और पूरे खित्ते में बिखरी हुई इंसानी जहानत पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ईरानी तेल और दीगर हाइड्रोकार्बन के साथ साथ नकलो हमल और मैन्युफैक्चरिंग के बुनियादी ढांचे पे भी सरमायाकारी करने जा रहे हैं। लेकिन परेशानी की असल वजह यह है कि ईरान में रशिया और चाइनीज़ फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की गहरी जड़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियतें, साइबर वॉरफेयर, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और जैमर्स सभी एक दूसरे के मुकाबले के हैं और ये इस इलाके के दो सबसे बड़े खिलाड़ी इसराइल और सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक खतरा है। ईरानी अहदेदारों के मुताबिक रूसी हवाई जैमिंग सिस्टम में एक चाबहार में कायम किया जाएगा और वो मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरेबिया के फ़िज़ाई दिफा को मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल करने की सलाहियत रखता है और ये इस हद तक है कि ईरान की तरफ से मिसाइल या ड्रोन हमले की सूरत में उन्हें सिर्फ 2 मिनट पहले वार्निंग मिल सकेगी और इस वक्त तक बड़ी देर हो चुकी होगी। और ईरान चाइना के साथ दिफाई ताउन बढ़ा के इसराइल की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और टेक्निकी काबिलियत से मुकाबला करने की काबिल हो सकता है। चाइना ने स्ट्रेटजिक शराकत दारी को हासिल करने के लिए अमेरिका को बड़ा चैलेंज किया, क्योंकि पूरे मशरक़ वस्ता में ईरान की बहुत मौजूदगी है। जनरल सुलेमानी, जिसकी शहादत से अमेरिका और ईरान में कशीदगी भड़क उठी थी, वो खुद इराक, शाम, लेबनान, यमन और गाज़ा की पट्टी में हज़ारों जंगजुओं की वफादारी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे।
1980 کی دہائی میں اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کو لیبنان میں مقیم حزب اللہ سمیت کئی شیعہ ملیشیا اور مسلح سیاسی گروپوں کی حمایت رہی، اور حزب اللہ نے اسرائیلی افواج کے خلاف 18 سالہ گوریلا جنگ کی۔ ایسا ایران یمن میں حوثیوں کی حمایت کرتا ہے۔ عراق میں صدام حسین کے بعد تہران مسلسل اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ 2003 میں امریکہ ایک عرب سنی رہنما کو اقتدار میں لایا تھا، لیکن بغداد میں شیعہ اکثریتی حکومت ہے جو ایران کے حق میں ہے۔ اگر چائنا ایران میں بھاری سرمایہ کاری کرتا ہے تو بڑی آسانی سے ان اثاثوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت چائنا اور ایران کا مشترکہ دشمن امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں۔ اس وقت یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چائنا کی سرمایہ کاری ایران کو غیر معمولی طور پہ طاقتور اور خطرناک بنا سکتی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے قیام سے ہی اس کا ازلی دشمن ہے۔ خود سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے غائب کرنے کے خیال سے حمایت کرتے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل نے تہران کے جوہری عزائم کو بکھیرنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اسرائیل نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بہت سارے ذرائع استعمال کیے ہیں کہ ایران کو بہت زیادہ متاثر کن جوہری ہتھیار حاصل نہ ہوں۔ حال ہی میں ایک اسرائیلی سائبر حملے سے ایران کے زیر زمین ناتاز جوہری جگہ پہ اس کی سہولت پہ آگ لگ گئی، اور 2 بم دھماکوں میں ایک یورینیم کی افروزدگی کی جگہ پہ ہوا، دوسرا میزائل کی تیاری کی جگہ پہ۔ بعد ازاں ایران نے انتقامی کارروائی کے طور پہ اسرائیل کے آبی بنیادی ڈھانچے کو ہیک کرنے کی کوشش کی، جسے اسرائیل روکنے میں تو کامیاب رہا، لیکن چائنی سرمایہ کاری کا مطلب یہ ہے کہ ایران خطے میں اب خطرناک اثر و رسوخ پیدا کر سکتا ہے۔ ایران سائبر وار، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اور بنیادی دفاعی صلاحیتوں کے لحاظ سے اپنی صلاحیت اور کوششوں کو تیز کر سکتا ہے۔ جوہری ہتھیار حاصل کرنے اور اسرائیل کے خاتمے کے علاوہ ایران کا ایک طویل تنازع سعودی عربیہ سے چلتا آ رہا ہے۔ فرقہ وارانہ اختلافات کے شکار دونوں ممالک مشرق وسطیٰ میں اپنے اختیارات کو توسیع دینے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ شام، بحرین اور یمن میں اثر رسوخ کے لیے ایران اور سعودی عرب سے مقابلہ کرتا ہے، اور زیادہ تر طاقتور ایران سعودی عربیہ کے لیے ایک بڑا اسٹریٹجک خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب زیادہ طاقت کے ساتھ ایران بحرین جیسے ممالک کو نشانہ بنانا ختم کر سکتا ہے، جس کو ریاض کی حمایت حاصل ہے۔ اس خطے میں ایک غلط قدم پورے خطے کو اپنی آگ میں لپیٹ سکتا ہے، جہاں نان اسٹیٹ ایکٹرز، شارٹ ٹیمپرڈ ملیشیاز اور لاپرواہ کرائے کے فوجیوں کی موجودگی میں تشدد اور تباہی کے زیادہ امکانات ہیں۔ اسرائیل اور سعودی عربیہ کے ساتھ مضبوط تعلقات کی وجہ سے چائنا کی حمایت یافتہ ایران اگر کوئی سنگین غلطی کرتا ہے تو امریکہ براہ راست اس لڑائی میں کود پڑے گا۔ چائنا کا مخالف ہندوستان چابہار بندرگاہ سمیت ایران میں گہرے مفادات رکھتا تھا۔ چائنا نے تنازع کے میدان کو بہت وسیع کر دیا، اور بھارت کو اس کے ہمسایہ ممالک سمیت ہر جگہ پہ ضرب لگا رہا ہے، یہاں تک کہ بھارت کے افغانستان میں مفادات بھی ایران اور پاکستان کی مدد سے لپیٹا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ بھارت کی حمایت کا اعلان کر چکا اور اس کے افغانستان میں وسیع مفادات ہیں، جس میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ اس وقت معاملات بڑی تیزی اور خاموشی کے ساتھ بڑے تنازع کی طرف گامزن ہے۔ چائنا ایران کی پشت پناہی اور مدد کر کے اس خطے میں امریکہ کے مفادات کو ناقابل یقین نقصان پہنچا سکتا ہے، جو اس خطے کو غیر معمولی تباہی کے دہانے پہ لے جائیں گے۔ کیا یہ نئی عالمی جنگ کشمیر اور فلسطین کو آزادی دلوا سکتی ہے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس وقت حالات اور طاقت کا توازن بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔